अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं। मेरा नाम बारिश है और मैं 5 फरवरी 2023 से आपकी कहानियां सुन रहा हूँ। मैंने आपकी तकरीबन सब कहानियां सुन ली हैं और मैं आपकी कहानियों का आदी हूँ। वैसे तो मेरे साथ काफ़ी वाक़यात पेश आए हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ। अभी भी मेरे साथ कुछ मसले हैं जो मैं अगली कहानी में बताऊंगा। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये हाल ही में इस बकरा ईद की चांद रात को पेश आया। मेरा ताल्लुक गुलशन मेमार कराची से है। मेरी उम्र 21 साल है। अबू ने ईद पे 5 दिन पहले बताया कि हम लोग भावलपुर जा रहे हैं अपनी दादी के यहाँ और हम वहीं ईद मनाएंगे। हमने ईद से 2 दिन पहले निकलना था। मैं कारों का बिजनेस करता हूँ, कारें खरीदता हूँ और बेचता हूँ। मैंने ईद से 2 दिन पहले मार्क एक्स कार खरीदी जिसमें कुछ मैकेनिकल मसला था, तो मैंने अब्बू से कहा कि आप दूसरी गाड़ी में आगे निकलें, मैं इसे ठीक करवा के आप लोगों के पीछे आ जाऊंगा। अम्मी अबू छोटा भाई और बहन दूसरी गाड़ी में हैदराबाद की तरफ निकले। असर के वक्त यहाँ से भावलपुर के लिए रवाना हो गए। मैंने अपने मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई और रात के 8 बजे यहाँ से रवाना हो गया। मेरे साथ मेरी मंगेतर और इसका छोटा 6 साला भाई था। मुख्तसर ये कि जब मैं हैदराबाद पहुंचा तो अबू को कॉल की। इन्होंने बताया कि वो रानीपुर क्रॉस कर रहे हैं। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत ज़्यादा रखी हुई थी क्योंकि चांद रात थी और हैदराबाद से आगे रोड्स खाली थी। सिर्फ मेरी गाड़ी ही इस रोड पर चल रही थी। काफ़ी देर बाद मैं किसी ट्रक को क्रॉस करता जो अपने जानवर बेचकर वापस जा रहे होते। सक्खर से 15 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी ओवर हीट हो गई क्योंकि मैं काफ़ी देर से गाड़ी को तेज़ चला रहा था। कोई पहाड़ी इलाका था, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बन रही थी जिसका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। मैंने अबू को कॉल की तो इन्होंने बताया कि वो लोग सी पैक पर जा रहे हैं और सिंध पंजाब बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। जब तक हम लोग गाड़ी में बैठे थे तब तक हमें आसपास के माहौल का कोई अंदाजा नहीं था। मैं और मेरी मंगेतर आपस में बातें करने में मसरूफ थे और गाड़ी के ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। इतने में महसूस हुआ कि कोई गाड़ी के डिग्गी पर आकर बैठ गया। मेरा ध्यान वहां से हट गया तो मेरी मंगेतर कहने लगी कि अंदर गर्मी हो रही है, बाहर निकलकर हवा लेते हैं और देखते हैं कि गाड़ी ठंडी हुई या नहीं। हम जब गाड़ी से बाहर निकले तो वहां की खामोशी और वीरान सड़क देखकर हम थोड़ा घबरा गए। मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और रेडिएटर में पानी डालने लगा। इतने में किसी ने की आवाज लगाई, जैसे हम किसी को आहिस्ता से बगैर कुछ कहे बुलाते हैं। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस पानी डालने पर था क्योंकि हमारे पास पानी कम था और मैं ध्यान से पानी डाल रहा था कि पानी नीचे ना गिरे। इतने में फिर से वही आवाज आई और मेरी मंगेतर मेरा बाजू पकड़कर मुझसे चिपक गई। हमारे जहन में फिलहाल उस मखलूक के बारे में कोई ध्यान नहीं था। मेरे जहन में सिर्फ कच्चे के डाकुओं के ख्यालात आ रहे थे कि वो हमें ना लूट लें या हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठे और मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी ओवर हीटिंग का इंडिकेटर दे रही थी। हम अंदर बैठे और 5 मिनट गुजरे थे। हम ये सब भूलकर अपनी बातों में मसरूफ थे कि अचानक से गाड़ी की छत पर धम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज आकर लगी हो। इस शोर से मेरी मंगेतर का भाई जाग गया जो बैक सीट पर सो रहा था। वो डर के मारे रोने लगा। जैसे ही उसने रोना शुरू किया तो एकदम से किसी ने गाड़ी की छत पर लेटकर फ्रंट विंडो स्क्रीन से अंदर झांका। मेरी नजर आगे की तरफ ही थी तो वहां से मुझे एक काला स्याह चेहरा जिसकी लाल आंखें थी और वो पीछे वाली साइड पर झांकने लगा जहां मेरी मंगेतर अपने भाई को गोद में लिए बैठी थी। मेरी मंगेतर ने अभी तक इसे नहीं देखा था। इसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। मेरी आंखें कुछ देर के लिए वहीं जम गईं। मेरी मंगेतर ने जब मेरी तरफ देखा तो इसने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया कि क्या हुआ है। अब मेरे जहन में वो वाकयात गर्दिश करने लगे जो मैंने आपकी कहानियों में सुने थे। इतने में पीछे से जोर से आवाज आई, जैसे डिग्गी पर कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। मेरी मंगेतर भी समझ गई थी कि ये
अल्लाह की दूसरी मखलूक है, और वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि मैंने इस मखलूक को देख लिया था। मेरी मंगेतर ने मुझ पर भी दम किया और सूरह बकरा की तिलावत गाड़ी में फुल वॉल्यूम में लगा दी। कुछ देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो गाड़ी बहुत भारी महसूस हो रही थी। मैंने फुल पेडल प्रेस किया हुआ था। गाड़ी 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी। जिन भाइयों के पास मार्क एक्स है वो जानते होंगे कि 3500 सीसी के इंजन में बहुत पावर होती है। मैंने जब हैदराबाद से बिरयानी ली थी, थोड़ी सी खाई थी, मसाला ज़्यादा होने की वजह से फौरन से मेरे जहन में ये बात आई कि ये मखलूक इस बिरयानी की वजह से हमारे पीछे है। मैंने फौरन वो बिरयानी उठाई जो बैक सीट पर रखी हुई थी और बाहर फेंक दी। उसी दौरान मेरी मंगेतर ने मेरी अम्मी अब्बू को कॉल कर दी, और वो लोग भी हमारी तरफ वापस आ रहे थे। बहरहाल मैंने जब बिरयानी बाहर फेंकी और गाड़ी आगे बढ़ाने लगा तो इतने में एक साइकिल पर सवार एक बंदा आया, जिसने भारी आवाज में ये कहा कि तुमने हमारे बच्चों के खेलने की जगह पर गाड़ी खड़ी की हुई थी जहां हमारे बच्चे खेल रहे थे, और तुम लोगों ने मेरे बच्चों के सामने वो हरकतें की हैं जो बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, और कहा कि इसकी एक छोटी सी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। ये कहकर वो साइकिल सवार गायब हो गया। हम लोग सक्खर पहुंचे सी पैक टूल प्लाजा से जो पहले आता है। मैंने वहां जाकर गाड़ी रोकी और हम दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। करीबन रात के 3 बजे का वक्त था। अम्मी अब्बू भी वापस हमारे पास आ गए थे जहां हम रुके हुए थे। मेरी मंगेतर ने इन्हें पूरा वाकया बताया और मैं सिगरेट पीने चला गया। हम वहां से 3-3:30 बजे भावलपुर के लिए निकल पड़े, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नमाज से 5 मिनट पहले पहुंच गए। नमाज पढ़ी और हम सब सो गए। शाम के वक्त मैं उठा और कजन से मिलने लगा। मेरी सबसे ज्यादा मेरे सबसे छोटे चचा वाजिद से बनती है, जो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हैं। मैं और मेरा चचा छत पर चले गए और वहीं बातें करते करते रात हो गई। चचा खाना लेने के लिए नीचे चले गए और मैं वहीं चारपाई पर लेट गया। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी आंख लग गई और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे इस अंदाज में करके बुलाया हो और बाकायदा हिलाया हो। मेरी जैसी आंख खुली तो मैंने देखा कि छत की जो बाउंड्री वॉल होती है, इस पर अजीब किस्म के कटे हुए सर लटके हुए हैं जिनमें से खून बह रहा है, और वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं जैसे ही हड़बड़ा कर उठ बैठा तो सामने एक और शख्स नजर आया जो सफेद रंग का जुब्बा टाइप कुछ पहने हुए था और सर पर हुड पहने हुए था। वो कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और गायब हो गया। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। खैर मैं बेसाख्ता चीखता हुआ नीचे की तरफ भागा और नीचे आकर गिर कर बेहोश हो गया। दादी ने मुझ पर दम किया और अब्बू ने दादी को रात में हमारे साथ हुए वाक़े के बारे में बताया। दादी ने हमारे किसी रिश्तेदार को बुलाया जो आलिम थे। इन्होंने मुझ पर दम किया और बताया कि जहां इन्होंने गाड़ी रोकी थी खराब होने की वजह से, और जो हरकतें इन्होंने की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी। बज़ाहिर तो ये मखलूक हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये भी इस दुनिया में मौजूद होती। जो कुछ इन्होंने कहा वहां पर इस मखलूक की पूरी फैमिली मौजूद थी, और इन्होंने उनके बच्चों की खेलने की जगह पर गाड़ी पार कर ली, और ये सब इन्हें नागवार गुजरा। मेरे मंगेतर और मैं उन बुजुर्ग के जरिए उनसे माफी मांगी तो इस मखलूक ने इस शर्त पर माफ किया कि कल जो जानवर कुर्बानी करने वाले हो, जिसमें मेरा और मेरी मंगेतर के नाम पर हिस्से का गोश्त है, एक अलग बड़े बर्तन में डालकर इसी मकान में रख देना जहां जानवर कुर्बान होगा। ईद के दूसरे दिन हमने कुर्बानी की और जो बात तय पाई थी माफी की शर्त के तौर पर, हमने वैसा ही किया। हमने कुर्बानी के 2 हिस्से का गोश्त वहीं उसी मकान में छोड़ दिया। जब ईद के तीसरे दिन सुबह दादी खुद बर्तन उठाने गईं तो इन्होंने बताया कि बर्तन ऐसे साफ थे जैसे किसी ने धो कर रखे हो। हम बावलपुर में 15 दिन रहे। अल्लाह का शुक्र है कोई वाकया पेश नहीं आया और खैरियत से वापस कराची आ गए। ये वाकया था जो कराची से भावलपुर जाते हुए पेश आया। पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगा। वक्त ना होने की वजह से शेयर नहीं कर पा रहा था। और भी वाकयात मेरे साथ पेश आए थे इस वाकये से पहले, इंशाल्लाह वो भी जल्द शेयर करूंगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम उद्दान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम अली हमजा। मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामू सऊदी अरब में होते हैं और साथ में मेरे तो कज़न, एक पुप्पो का बेटा और एक खाला का बेटा। इन्होंने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में जाना था, जो कि 200-250 किलोमीटर दूर था। और आपको पता है कि सऊदी अरब में पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान और पहाड़। मेरे कज़न ने मैप में देखा कि एक शॉर्टकट रास्ता हाईवे से निकलता है, तो वो कहता है कि मामू हम इस रास्ते से चलते हैं, ये रास्ता शॉर्ट है और हम लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे। जो कि हम लोग 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, इधर ये है कि 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे। तो उसके साथ मैं बताता चलूं कि वो रास्ता कुछ इस तरह का था कि मैप के अंदर तकरीबन आधे रास्ते के दरमियान में जाके 1.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था जो कि मेन मैप के अंदर शो नहीं हो रहा था, वो कच्चा रास्ता था। तो मामू फिर तैयार हो गए। मामू कहते हैं चलो ठीक है, इधर से चलते हैं। तो मेरे मामू और एक हाफिज कज़न था और दूसरा एक और कज़न, ये तीनों गाड़ी में निकले। मेन हाईवे पे इन्होंने गाड़ी को डाला और आगे थोड़ा सा जाके वहाँ एक रोड निकलता था मेन हाईवे से। मैं आपको बताता चलूं, वो इस तरह का रोड था कि उसके दोनों साइड पे पहाड़ थे और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। ना कोई रास्ते में कोई गांव आता था और ना कोई दूसरा रोड। मतलब वो शहर के फासले के दरमियान बीच में कोई चीज़ नहीं थी, बस वो अकेला ही रोड ही था। वहां पर छोटा सा रोड था। तो जैसे ही ये हाईवे से उस रोड पर चढ़े हैं, थोड़ा सा आगे गए तो इनको वहां पर खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत मिली। उसने हाथ का इशारा किया रुकने का। तो मामू ने गाड़ी को स्लो किया तो पूछा, माँ जी आपने किधर जाना है? वो औरत अरबी में बोली कि आप किधर जा रहे हो। उल्टा हमसे पूछना शुरू हो गई कि आप किधर जा रहे हो। मामू ने बताया कि हमने तो इधर जाना है, आपने किधर जाना है? तो वो कहती है कि मैंने तो उधर नहीं जाना, मैंने तो हाईवे की तरफ जाना है, मतलब कि जिधर से मामू लोग आए हैं उस तरफ जाना है। उसके साथ ही वो बोली कि ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता और ये जल्दी भी पहुंचा देता। उसके कहने की बात थी। मामू ने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो 1 या 2 सेकंड में वो थोड़ा सा ही आगे गए होंगे। जो पीछे मेरा कज़न बैठा था, इसने देखा कि वो औरत पीछे नहीं है। वो डर गया। उसने मामू को बोला, मामू वो औरत पीछे है ही नहीं। तो मामू ने गाड़ी को स्लो किया, रोका। मामू ने जब देखा वाकई बूढ़ी औरत पीछे नहीं थी। अभी उससे गुजरे हुए 2 या 3 सेकंड ही हुए हैं। 2 या 3 सेकंड में वो कितना इंसान आगे जा सकता है? तो अदनान भाई, मामू ने देखा, मामू ने इग्नोर किया। मामू ने कहा वो रोड से पहाड़ों की तरफ कच्चे रास्ते पर उतर गई होगी, इस वजह से वो कहीं पर चली गई है। तो दूसरे दोनों कज़न कहते हैं इतनी जल्दी कोई भी नहीं जा सकता। मामू ने दर गुजर किया और मामू आगे की तरफ जाना शुरू हो गए गाड़ी को लेकर। तो जो मेरा हाफिज कज़न आगे बैठा हुआ था, इसने मामू को मना किया कि आप आगे ना जाओ। अभी जो स्टार्टिंग में हमारे साथ इस तरह हो गया कि एक औरत को हमने देखा, बूढ़ी औरत को, और वो 1-2 सेकंड अंदर गायब भी हो गई है यहाँ से। और रात का भी टाइम है। वो हाफिज डर गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर मामू ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर गए हैं तो एकदम से गाड़ी ने हिलना शुरू कर दिया, जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी को इन्होंने साइड पे किया। जब गाड़ी से उतर के देखा तो इसका जो पीछे वाला टायर है वो पंचर हो गया था। तो मामू ने और कज़न ने मिलकर स्टेपनी निकाली और इसको फिट कर रहे थे। अभी जो दूसरा कज़न था, वो जो पीछे बैठा हुआ था, इसने पहाड़ के ऊपर देखा कि वही औरत पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई है और हंस रही है। चांद की रोशनी में वो वाज़िया नजर आ रही थी। वो डर गया। इसने उसी वक्त मामू को बोला, मामू वो देखें, वो तो ऊपर खड़ी हुई है। जब मामू ने देखा तो मामू भी हक्के बक्के रह गए। मामू भी डर गए। ये औरत को तो हम पीछे छोड़ कर आए थे, इधर कहाँ से आकर खड़ी हुई है और हंस रही है। भाई वो बहुत खौफजदा हो गए, मतलब कि ऐसा खौफ दिलों में बैठ गया था। स्टेपनी फिक्स कर ली थी। यहाँ से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चलाना शुरू की आगे की तरफ, और डरे भी हुए थे। तो जैसे थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे गए, क्या देखते हैं कि वही औरत एक साइड पे रोड पे खड़ी हुई है और हंस रही है और अरबिक जुबान में बोल रही है कि तुम आज बच नहीं सकते। वो ऐसा सीन था कि ये तीनों फुल डरे हुए थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक औरत को हमने पहले इतनी दूर देखा और अब आगे आए हैं
यही औरत फिर इधर आगे खड़ी हुई है और ऐसे ये थोड़ा सा आगे गए। आप यकीन करो वही औरत फिर खड़ी हुई है और हंस रही है और वही बात कर रही है कि तुम लोग बच नहीं सकते। ये डर गए फुल। ये थोड़ा सा आगे गए थे, वहां एक छोटी सी मस्जिद नजर आती है और वहां पे कोई बैठने की जगह, मतलब गर्मी में बचने की जगह के लिए वो बनाया होता है शेल्टर टाइप। वहां पे पानी के निकास का कोई निज़ाम होता है, ज़मीनी पानी का। तो वहां पे गए तो इन्होंने वहां पे देखा कि ये छोटी सी मस्जिद है। इन्होंने गाड़ी वहां पे स्लो की। मामू उतरने लगे। मामू कहते हैं यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा। एक कमरे जितनी मस्जिद थी तो दूसरे को इन्होंने बोला कि आप ना उतरो, ऐसे ना जाओ, फायदा नहीं है, ऐसा ना हो कोई मसला बन जाए। इन्होंने मना कर दिया तो मामू भी समझ गए और मामू भी ना उतरे। मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि इन्होंने शॉर्टकट रास्ता इसलिए वहां से लिया था कि जो मेन हाईवे होती है वहां पे कैमरे लगे होते हैं। अगर आप ओवर स्पीड में जाते हैं तो कैमरे का फ्लैश पड़ता है, आपको चलान आता है 300 रियाल का या 400 रियाल का। और जो वो रास्ता था शॉर्टकट, इस पे ये था कि वहां पे कोई कैमरा नहीं था, अपनी मर्जी से वहां पर स्पीड में जाओ और जल्दी पहुंचना था। इसी वजह से इन्होंने वहां पे जाने का फैसला किया था। जैसे ही ये मस्जिद वाली जगह पर मामू नहीं उतरे, वहां पे मामू ने गाड़ी आगे लेना शुरू कर दी। वो कच्चा रास्ता आ गया था और उसके आगे 1.5 किलोमीटर का रास्ता था जो कि कच्चा रास्ता था। वो यकीन करो सड़क के दरमियान में खड़ी हुई थी। भाई वो इतना डरने वाला मुकाम था। मामू अभी भी याद करते हैं तो हम डर जाते हैं। बात सुन के मामू कहते हैं कि मैंने गाड़ी को स्लो किया, वो दरमियान में खड़ी हुई थी। तो मेरी कज़न कहता है आप गाड़ी को स्लो मत करो, आप जाने दो, मतलब कि जैसे ही गाड़ी इसके पास गई वो औरत 1 सेकंड के अंदर गायब हो गई। वो डर गए और जो मेरा हाफिज कज़न था इसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी ऊंची आवाज में। जैसे ये थोड़ा सा आगे गए हैं और फिर खड़ी हुई इनको नजर आई। ये वो डर गए थे देख के। तो अभी बस 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह गया था। हाईवे पे पहुंचने वाले थे, लोकेशन सब बता रही थी कितनी दूर आपका हाईवे। वहां पे गाड़ी मतलब कि ज्यादा आती जाती रहती है दोनों साइड पे। वहां पे ये लास्ट दफा जब इनको वो औरत नजर आई तो इनको यही बोल रही थी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोग बच गए। अगर तुम लोग यहाँ से तिलावत कुरान पाक ना करते तो आज तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते थे। मामू लोगों को आज भी ये बात सोचते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। बहरहाल ये एक वाकया था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये एक सच्ची कहानी है, हालांकि मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। ये वो वक्त था जब मैं जहाज पर कैडेट के तौर पर काम करता था। ये मेरी पहली और आखिरी FG शिप। FG का मतलब फॉरनर गोइंग थी। जहाज का नाम MBS Pro B था। पूरा क्रू इंडियन था। मुझे अभी भी याद है मार्च 2006 में हम नॉर्थ अटलांटिक से गुजर रहे थे, इटली की तरफ जा रहे थे। हम गंदुम ले जा रहे थे। उस सफर में हिच क्रूज की मरम्मत होना थी। हिच क्रूज वो हिस्से होते हैं जो हम कार्गो गंदुम ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा किसी बॉक्स का ढकना। मौसम बहुत अच्छा था इसलिए नंबर 1 होल्ड का कवर जज्वी तौर पर खुला हुआ था, जो जहाज के सबसे आगे का हिस्से में वाक़या था। और पेंटिंग का काम जारी था क्योंकि हम उस दिन पूरा काम नहीं कर सके। इसको खुला छोड़ दिया गया ताकि पेंट नीचे खुश्क हो सके। रात के तकरीबन 10:30 बजे चीफ ऑफिसर ने मेरे कैबिन में फोन किया, हिच बंद करने को कहा। मैंने अपने जूते बदले, एक टॉर्च ली और पुल जहां से जहाज का कंट्रोल किया जाता को इतला दी कि मैं डेक पर जा रहा हूं। वहां पहुंचकर मैंने हाइड्रोलिक पंप शुरू किया और बंद करने का अमल शुरू किया। मैंने एक कवर बंद किया और दूसरे को बंद करने आगे बढ़ा। अचानक मेरी टॉर्च खराब हो गई। वापस जाने की बजाय मैंने कंट्रोल रूम को वॉकी टॉकी पर इतला दी कि लाइट्स ऑन करें। 3rd ऑफिसर ड्यूटी पर था और इसने मुझे इतला दी कि इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। उस दौरान मैंने एक सिगरेट जलाई। मैं कश ले रहा था जब अचानक मुझे अपने पीछे कुछ खराशों की आवाज आई। मैंने सोचा इस कवर में कोई खराबी हो गई है और मैं मामूल की चौकसी के साथ पीछे मुड़ा। लेकिन जो मंजर मैंने देखा, मैं मुकम्मल तौर पर जम गया। वहां एक औरत खड़ी थी
उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे, इसके बाल छोटे थे और इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसे इतना अंधेरे में कैसे देख सकता हूं। मैं थोड़ी सी भी हरकत नहीं कर सका। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से बहुत हल्की आवाज निकल रही थी। अचानक वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पांव जैसे डेक पर जुड़ गए थे। वो मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से उसने हमारे दरमियान तकरीबन 15 गज का फासला तय करने में तकरीबन 30 सेकंड का वक्त लिया। अब वो मेरे बहुत करीब थी। इसका चेहरा मेरे से सिर्फ 5 इंच के फासले पर था और मैंने इसे बहुत गौर से देखा। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, तकरीबन 35 साल की। शायद किसी साउथ अमेरिका मुल्क से। इसकी खूबसूरती के बावजूद वो पीली जर्द थी। सबसे अजीब इसकी आंखें थी, जिनमें दुनिया का सारा गम था। जब तक मैं इस सूरत हाल से मानूस हुआ, जहाज के सामने के तीनों लाइट्स ऑन हो चुकी थी। मैंने रोशनी की तरफ सर घुमाया और बमुश्किल 1 सेकंड में मैंने दोबारा औरत की तरफ देखा। इसका वहां कोई नामो निशान नहीं था। मैं होश खो बैठा। प्रताप, क्या तुम ठीक हो? जब मैं अपने होश में आया तो चीफ ऑफिसर मेरे ऊपर झुका हुआ था और नरम लहजे में पूछ रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो चीफ ऑफिसर एक अच्छा आदमी था। इसने एक भी बात नहीं पूछी और सबको कमरे से बाहर जाने को कहा ताकि मैं आराम कर सकूं। इसने ड्यूटी 7 को हिदायत दी कि वो 2-3 घंटे के वक्फे में मेरी देखभाल करे। अगले दिन मैंने सब कुछ मासूमियत से चीफ ऑफिसर को बताया। इसने मुझे कहा कि ऐसी बातें दिल पर ना लो, क्योंकि बहरी जहाजों पर ज्यादा काम की बोझ की वजह से होता है। हत्ता कि मैंने भी इस वाक़े को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया और इसे एक खौफनाक ख्वाब की तरह भुला दिया। अप्रैल के वस्त में अगले महीने हमने अभी अभी कंदरिया मिस्र से स्टील क्वाइल्स लोड की थी। हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे। ये मेरा फर्ज था कि हर रोज होल्ड में जाकर दर्जा हरारत को नोट करूं। ये रवानगी का चौथा दिन था। शाम को मैं ये काम कर रहा था, तकरीबन मुकम्मल कर चुका था। मैं नंबर 5 होल्ड में दाखिल हुआ। नीचे पहुंचा, थर्मामीटर को फर्श पे रखा और रीडिंग नोट करने लगा। अचानक मुझे नहीं मालूम क्यों मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत 2 क्वाइल्स के दरमियान की जगह में बैठी हुई थी। वही लिबास, लेकिन आज वो रो रही थी। मैंने वाज़िया तौर पर इसका गीला चेहरा देखा। मैंने सारी हिम्मत जमा की और इससे पूछा वो कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार भी वो खामोश। मुझे नहीं मालूम मैं इतना बहादुर कैसे हूं। मैं इस पर चीखा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अचानक जहाज ने झूलना शुरू कर दिया। हम बहरिया रूम में थे और ये बहुत गैर मुतवक्का था। ये स्टील क्वाइल्स के खिसकने की वजह से खतरनाक हो सकता है, इसलिए ड्यूटी सेमैन जो हैच के बाहर था सीढ़ी के कुछ कदम नीचे आया और मुझे ऊपर आने को कहा। इसने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और जब मैंने दोबारा देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद वो औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो रिहाइश के हिस्से में भी नजर आने लगी। पहले मैंने इसे अमले के टॉयलेट के करीब रात के खाने के बाद देखा। कुछ दिनों बाद रेडियो रूम में इसके नजर आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। मैंने सोचा कि यह वक्त है कुछ करने का, क्योंकि ये मेरे काम को भी मुतासिर कर रही है। हजारों बार मैंने इससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी। वो मुसलसल मुझे घूरती रहती थी। मैंने सब कुछ दूसरे ऑफिसर्स को बताया, जो निस्बतन मेरे करीब था। इसने सब कुछ संजीदगी से लिया और चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट दी, जो मेरे काम में बार बार की गलतियों की वजह से मुझसे नाराज था। इसने कहा कि मैं काम से बचने के लिए बहाने कर रहा हूं। दूसरा ऑफिसर इससे खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने काम के साथ मुखलिस हूं। हालांकि वो इन कहानियों पर मुकम्मल यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने माना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उस दिन उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और हमने फिर पार्टी की। उस नशे की हालत में मैं रोने लगा और इसे बताया कि शायद ये सब नफ्सियाती है, लेकिन ये सब सच है और क्यों ये मेरे साथ हो रहा है।
मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत का चेहरा भी नहीं देखा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? इस हालत में मैं इसके कैबिन से निकला और अपने कैबिन में आया। मैं बस अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। आधी रात के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरे चादर जोर से खींच रहा है। मैं जाग गया और ये एक खौफनाक लम्हा था। वो मेरे सामने खड़ी थी, लाइट्स ऑन थी और हमारे दरमियान महज कुछ ही फासला था। आज इसने नीले रंग का गाउन पहन रखा था और सर पर कुछ अरबी तर्ज की छोटी सी टोपी थी। चंद लम्हों में मेरा जिस्म पसीने से भीग गया और मुझे लगा मेरा जिस्म भारी हो गया कि मैं बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पा रहा। मेरे हाथ कांपने लगे। इसने चंद कदम आगे बढ़ाए, मेरे करीब आई, मेरे बिस्तर पर बैठी, मेरा माथा पकड़ लिया। इसके बाद इसने कुछ अजीब जुबान में कहा और इसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट थी। मैं एक लफ्ज भी नहीं समझ सका, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कह रही हो, मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सो जाओ, तुम्हें उसकी जरूरत है। हालांकि ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही खौफनाक था, मगर अचानक मेरे जिस्म में सुकून आ गया। मैं अपने बिस्तर पर ढलक गया और मेरी आंखें बंद हो गईं। मैं गहरी नींद में चला गया। जब मैं सुबह जागा, मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये सब कुछ जैसे एक ख्वाब हो, मगर मैं जानता था कि ये ख्वाब नहीं था। इसके बाद से वो औरत मुझे कभी नजर नहीं आई। ये वाकया मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया और मैंने इसे किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने करीबी दोस्तों के। आज भी जब मैं इस वाकये को याद करता हूं तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। ये बात मेरे लिए एक मौमा ही रह गई कि वो औरत कौन थी और मेरे साथ ये वाकया क्यों पेश आया। मगर मैं उस बात पर ईमान रखता हूँ कि हमारी दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।